नमस्कार। शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीतती तारीखों के साथ उत्तर प्रदेश का चुनावी घमासान बेहद दिलचस्प होता हुआ चला जा रहा है। वैसे आज तो उम्मीद इस बात की जा रही थी कि बीजेपी में जिस तरह से मंथन का दौर जारी है, अगले चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। जेपी नड्डा मीडिया के सामने आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से इस बात का जिक्र किया गया कि कैसे अपने सहयोगियों के साथ मजबूती से पूरी की पूरी 403 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। लेकिन सीटों के ऐलान को लेकर सहयोगियों को कितनी सीटें दी गई, इसको लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया और जनता के सामने नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पसोपेश में है कि अगले चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कैसे और कब किया जाए। इन सब के बीच आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत अखिलेश यादव की ओर से दिए गए हैं। आगे क्या होगा ये अपने आप में बेहद दिलचस्प रहेगा जानना। लेकिन हाफ टिकट की स्थिति आखिर उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए क्यों बनी हुई है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा सके। लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने कौन नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए हैं। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। अब पहले से ज्यादा धारदार हुआ है यूपी का चुनाव। अब पहले से ज्यादा मारक हुआ है यूपी का चुनाव। अब पहले से ज्यादा भीषण हुआ है यूपी का चुनाव, क्योंकि अब यह तय हो गया है कि इस समर के दो सबसे बड़े योद्धा चुनावी रण क्षेत्र में उतरेंगे। सूत्रों से खबर है कि अखिलेश यादव इस बार अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो इटावा, मैनपुरी, कन्नौज या आजमगढ़ से अखिलेश लगाएंगे दांव, मगर ये तय हुआ है कि वो लड़ेंगे चुनाव। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। इस बार का चुनाव अखिलेश यादव के लिए बेहद मायने रखता है, क्योंकि इस बार अखिलेश न सिर्फ पूरे चुनाव की अगुवाई कर रहे हैं, बल्कि पूरे चुनाव में वो अपने दम पर बीजेपी को परास्त करने की हुंकार भर रहे हैं। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता, कितने भी दिल्ली वाले आए। अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, इनका सुपड़ा साफ हो। यही जोश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बना रहे और उसका फायदा भी पार्टी को मिले, इसके लिए अखिलेश को चुनावी समर में उतरना ही पड़ेगा। दरअसल अखिलेश के इस फैसले के पीछे बीजेपी खेमे का बड़ा दबाव है, क्योंकि सीएम योगी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी रणभूमि में उतर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश का मैदान से बाहर रहना नैतिक रूप से पार्टी का मनोबल कम करने वाला कदम होता। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया। लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है। और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। सीएम योगी अपने गृह नगर गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह नगर सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अखिलेश भी किसी ऐसी ही सीट पर दांव आजमाना चाहेंगे जो सुरक्षित लगे। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर सीएम योगी ने क्या कहा, सुनिए। चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया
अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी और इस भय से वे लोग उससे काफी दूर दूर तक वे देखने को नहीं। वैसे तो अखिलेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चुनावी अभियान में सबसे बड़ा चेहरा और खुद सीएम पद के लिए निर्विवाद दावेदार, लेकिन यूपी के सिंहासन के लिए छिड़ी चुनावी जंग में वो सीधे मैदान में उतरकर चुनौती देने को अब तैयार है। आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पर जनता खड़ी है और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। अखिलेश अभी आजमगढ़ से सांसद के तौर पर लोकसभा के सदस्य हैं। 2019 में वो इस सीट से निर्वाचित हुए थे, लेकिन उसके पहले 2017 में उन्होंने पार्टी का चुनावी अभियान अकेले दम पर संभाला था। हालांकि 2017 में भी वो बतौर उम्मीदवार मैदान में नहीं थे। मार्च 2012 में महज 38 साल की उम्र में अखिलेश पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। वो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि तब भी वो चुनावी मैदान में नहीं थे, बल्कि विधान परिषद के सदस्य बने। इसके पहले वो 3 बार कन्नौज से लोकसभा के सदस्य चुने गए। पहली बार साल 2000 में हुए उपचुनाव में वो जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। मन से चुनाव तो नहीं लड़ने वो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहां इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज है, मुझे नहीं लगता कि अभी पूरी तरीके से ये बात की पुष्टि है। आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। अखिलेश समझ चुके हैं कि लड़ाई बड़ी है और अगर कार्यकर्ताओं में आखिरी सांस तक लड़ने का मादा फूंकना है तो ये काम दूर से नहीं, खुद मैदाने जंग में उतरकर ही होगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। सत्ता के युद्ध में हर जंग, हर चाल जायज होती है। शायद यही कारण है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, साम दाम दंड भेद का सहारा उनकी ओर से लिया जा रहा है और ऐसी ऐसी चालें चली जा रही है जिससे जीत को हर हाल में सुनिश्चित किया जा सके। वैसे ऐसा ही एक कदम उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को उन्होंने अपनी पार्टी में, यानी कि बीजेपी ने पार्टी में शामिल करा लिया और इसी के साथ ही अखिलेश यादव पर बीजेपी के नेता जमकर हमला बोल रहे हैं। लेकिन अपर्णा की भी सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि वो जिस सीट को चाहती हैं वहां पर रीता बहुगुणा जोशी, बीजेपी की सांसद, अपने बेटे के लिए फील्डिंग कर रही है। अब यहां पर हाफ टिकट क्या कहता है, जरा वहां के यानी कि लखनऊ कैंट के समीकरण को समझने की करते हैं कोशिश। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। भारतीय राजनीति में किसी नेता का एक दल से दूसरे दल में जाना बहुत सामान्य सी बात है और चुनावी मौसम में तो और भी सामान्य सी बात है, लेकिन ये सामान्य सी तस्वीर नहीं है। समाजवादी पार्टी की धुर विरोधी बीजेपी में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू शामिल हो गई। इस ऐलान के साथ कि उन्हें बीजेपी की नीति पसंद है, इस भरोसे के साथ कि वो बीजेपी को और आगे ले जाएंगी। मैंने हमेशा से राष्ट्र को अपना धर्म माना है और मैं हमेशा राष्ट्र के लिए ही अपने कोई भी चीज निर्णय लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक नई पारी है। मैं राष्ट्र आराधना के लिए निकली हूँ और बस मैं यही कहूंगी सभी से कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रभावित हूँ और उनकी जितनी भी नीतियां हैं महिलाओं के लिए, उनके स्वावलंबी जीवन के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, ये मुझे नैतिक रूप से बहुत भाती है। लेकिन कहा ना, ये सिर्फ एक नेता का दूसरे दल में शामिल हो जाना नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी संदेश दे रही है कि समाजवादी पार्टी के परिवार में ही एका नहीं है। बीजेपी संदेश दे रही है कि अखिलेश अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश क्या संभालेंगे। ये उत्तर प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। बीजेपी अपर्णा के बहाने अखिलेश पर निशाना साध रही है और अखिलेश बैकफुट पर हैं। कह रहे हैं बहुत समझाया उन्होंने भी, मुलायम सिंह यादव ने भी, मगर अपर्णा को समझ नहीं आया। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। आपको बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। जीव आश्रम नाम का एक एनजीओ चलाती हैं। मैनचेस्टर से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति की पढ़ाई की है और लखनऊ कैंट से चुनाव लड़कर रीता बहुगुणा जोशी से हार चुकी हैं। अब सवाल ये है कि क्या अपर्णा लखनऊ कैंट से ही एक बार फिर चुनाव लड़ेंगी? ऐसा संभव होता फिलहाल नहीं दिख रहा, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी इसी सीट से अपने बेटे को चुनावी समर में उतारना चाहती हैं। देखिए, वो 12 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और बहुत ह्यूजली पॉपुलर हैं उस क्षेत्र में, तो ये बात सच है कि इट इज हिज राइट टू आस्क फॉर ए नॉमिनेशन। उनका अधिकार बनता है, उन्होंने सीट मांगी है। पर जब ये विषय आया तो मैंने कहा कि अगर ऐसे ही है तो मैं अभी भी रिजाइन कर सकती हूँ। अपर्णा यादव किस सीट से चुनाव लड़ेंगी ये तो बाद में मालूम चलेगा, मगर बीजेपी की चाल से साफ है कि वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अखिलेश के खिलाफ तो उनका खुद का ही परिवार है। वैसे अखिलेश के साथ आकर टिकट की चाह रखने वाले इमरान मसूद भी डमाडोल वाली स्थिति में आ गए हैं। उनका अगला कदम क्या होगा ये समय की गोद में है। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल ये हो सकती है कि जिन राधा मोहन अग्रवाल का गोरखपुर से टिकट कटा है और जिनकी जगह योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन पर समाजवादी पार्टी डोरे डाल रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि राधा मोहन दास अग्रवाल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उसी सीट से समाजवादी बनकर चुनाव लड़े। मतलब ये कि अभी कई जोड़ तोड़ देखने के लिए मिले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो टिकट को लेकर खींचतान जारी है। इस रिपोर्ट में देखा आपने, इन सब के बीच कहीं आपने देखा बहू बगावती तेवर के साथ दूसरी पार्टी में जारी है, तो कहीं बेटी बगावती पिता के साथ खड़ी होकर बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें, हाफ टिकट का ये खेल हर तरफ जारी है। आपको बता दें, खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने पहली सूची तो जारी कर दी, लेकिन दूसरी सूची को लेकर समाजवादी खेमे में भी अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। वहीं पहली लिस्ट जारी होने के बाद घमासान किस तरह से एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो गई है एक एक विधानसभा सीट पर, अब उसको बताती हुई हमारी ये अगली रिपोर्ट। समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो इसका खामियाजा गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। पश्चिमी यूपी में अखिलेश जयंत साथ हैं, लेकिन अब जाट नाराज हैं। जिस मुस्लिम और जाट को साथ लेकर एसपी पश्चिमी यूपी में झंडे गाड़ने का प्लान बना रही है, वहां अब जाट समुदाय के लोग टिकट की अनदेखी को लेकर भड़के हुए हैं, जिसका आगाज मेरठ से हो चुका है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में 6 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिसमें 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। एसपी आरएलडी के उस फॉर्मूले ने यहां की सियासत को गरमा दिया है। जाट नेता भी आरएलडी से नाराज होते दिख रहे हैं। मेरठ के पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल देव ने आरएलडी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं जाट महासभा ने भी मेरठ की सभी सीटों पर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। हम ऐलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष अपरोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाट लैंड में उठाना पड़ेगा। हमें चाहे नोटा दबानी हो, हम गठबंधन को वोट नहीं देंगे। मुजफ्फरनगर का खेल मेरठ से बिल्कुल उल्टा है, जहां 6 में से 5 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है।
इस इलाके में मुसलमानों की आबादी करीब 38% है। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को टिकट से दूर रखने की अखिलेश जयंत की रणनीति मुस्लिम समुदाय के लोग हजम नहीं कर पा रहे, यानी मुस्लिम और जाट में टिकट का बंटवारा अब एसपी आरएलडी गठबंधन के गले की फांस बन गया है। हालात ये हैं कि कांग्रेस से एसपी में शामिल हुए इमरान मसूद को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जबकि वो सहारनपुर देहात से मौजूदा विधायक है। ऐसे में इमरान मसूद का दर्द सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दुआ कर अल्लाह से बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए। जाट और मुस्लिम के इस पूरे खेल आंकड़ों के जरिए समझते हैं। यूपी में जाटों की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिमी यूपी में 17%। मुस्लिम आबादी यूपी में भले ही 20% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 32%। एक वक्त था जब चौधरी चरण सिंह ने मुस्लिम और जाट का समीकरण बनाकर सीएम से लेकर पीएम तक का सफर तय किया, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आरएलडी और एसपी के वोट बैंक को गहरा झटका लगा। मुस्लिम और जाट वोटर अलग हुए तो ध्रुवीकरण का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। पश्चिमी यूपी में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया। यही वजह है कि टिकटों के ऐलान के बाद भी बीजेपी कायराना से लेकर तौकीर रजा जैसे मुद्दों को हवा दे रही है। मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल ऐलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। आतंकवादियों को शहीद बताना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास किया है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सलमान खुर्शीद जी ने भी उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्षा के लिए यही कहा था। चुनावी जंग जारी है, लेकिन इसे हाफ टिकट का असर ही करेंगे कि आज एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दल बल के साथ सामने आए, चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन टिकटों का बंटवारा कितना हुआ कितना नहीं, किसको कौन सी सीट दी गई है, इसको लेकर उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। आखिर पसुपेश में इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो गई है बीजेपी के भीतर भी कि मंथन के बावजूद टिकट का ऐलान नहीं हो पा रहा। यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। तो अब इंतजार इस बात का है कि बीजेपी अगली सूची को कब जारी करती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत निकालकर आपको लेकर चलते हैं पंजाब, जहां पर सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच जारी रस्साकशी के बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि दरअसल वो सीएम के चेहरे पर, यानी कि किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित करके चुनावी मैदान में नहीं जाएगी। हमारी पार्टी के मुखिया सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं, हमारी सरकार के मुखिया और चेहरा सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं। दो बेहतरीन अपने अपने क्षेत्रों में निपुण, काबिल, लायक लोग, और हमने ये कहा है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या ऐसे ही पैटर्न चलेगा या आपको लगता है कि फेस बदल सकता? मुझे नहीं लगता कि ये बंटवारा है, मुझे लगता है कि ये एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। कभी कभी थोड़ा विरोधाभास दिखता है और प्रजातंत्र में थोड़ी बहुत विचार की भिन्नता स्वाभाविक है, नहीं तो हम फिर एक डिक्टेटोरियल पार्टी बन जाते, एक व्यक्ति की पार्टी बन जाते। इसी के साथ शंखनाद में आगरा से फिलहाल इतना ही। वैसे आपको बताते चले, आगरा में विधानसभा की कुल 9 सीटें, जिस पर 5 पर अपने उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिए हैं, यानी कि 5 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है। यहां पर भी बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। आगे क्या होगा इस पर लगातार रहेगी आज तक की